नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और ये बेहद खास मुलाकात हम कर रहे हैं सेबी के चेयरमैन श्री यूके सिन्हा से। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। हमको ये लगता है कि अब जिस तरीके से इकोनॉमी एक रफ्तार पकड़ रही है और पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, तो उसमें शेयर होल्डर के नाते और एक नए निवेशक के नाते एक ऐसा माहौल बनाना कि उसका भरोसा बढ़े और उसकी समझ बढ़े, ये जरूरी है कि इकोनॉमी में अब हाउस होल्ड अपना पैसा लगाना शुरू करे। मुझे लगता है पिछले वर्षों में आपने जितने काम किए हैं सबका मकसद भी यही रहा है। तो अगर हम एक उसकी समीक्षा करें कि आज रिटेल शेयर होल्डर या निवेशक कितना कॉन्फिडेंट महसूस करे बाजार में आने के लिए, तो आप ये बताएं। देखिए, हमारे शेयर बाजार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका रेगुलेशन है, उसमें जो मजबूती आई है, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। पहले की जो व्यवस्था थी और आज की जो व्यवस्था है, उसमें जो परिवर्तन आए हैं, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO है। विश्व भर में पेंशन का पैसा पूंजी बाजार में लगाया जाता है, लेकिन EPFO का पैसा पूंजी बाजार में नहीं लगाया जा रहा था। मुख्य कारण यह था कि उन लोगों को भरोसा नहीं था, ट्रस्टीज को भरोसा नहीं था कि इस बाजार में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं, और ये 15-20 साल से बात चल रही थी। आज ये हमारे लिए खुशी की बात है कि EPFO ने डिसाइड किया है कि वो 5% अपना जो पैसा है, जो हर साल उनका एक एक्रूवल होगा, वो बाजार में लगाएंगे। तो एक बहुत बड़ा वैलिडेशन एक है कि वो अपना पैसा EPFO वाले पेंशन का पैसा जा रहे हैं। दूसरी बात आप देखें कि सरकार ने एक लॉ पास किया है और उस लॉ के द्वारा उन्होंने फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का काम सेबी को दिया है। ये अपने आप में ये सिद्ध करता है कि विश्वास है पार्लियामेंट का कि सेबी की जो व्यवस्था है वो अच्छी व्यवस्था है और उनको और भी काम देने चाहिए। तो मैं दो बातें ये कहना चाहूंगा लार्जर पर्सपेक्टिव से। जहां तक छोटे निवेशकों की बात है, मैं देख रहा हूं कि पिछले 1-1.5 साल में निवेशकों की संख्या बढ़ रही है। आप अगर देखें वर्ष 2014-15 में, तो म्यूचुअल फंड में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगभग 72,000 करोड़ रुपए नेट इक्विटी फंड में आए हैं वर्ष 14-15 में, जबकि इसके पहले के सालों में ये अमाउंट निगेटिव हुआ करता था। इस साल देखिए, वर्ष 15-16 में अप्रैल से जून जो पहला क्वार्टर है, उसमें फिर 32,000 करोड़ रुपया आया है नेट इक्विटी में। और खुशी की बात यह है कि ये पैसे केवल बड़े शहरों से नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। हम लोगों का एक कॉन्सेप्ट है बियॉन्ड 15 सिटी। फर्स्ट जो 15 सबसे बड़े शहर हैं जहां से कि म्यूचुअल फंड की राशि सबसे अधिक आती थी, 85% से अधिक आती थी। हमने सेबी ने एक कदम उठाया 2012 में कि लोगों को इंसेंटिवाइज किया म्यूचुअल फंड्स को कि वहां से भी राशि ले आए। तो आपको खुशी होगी कि B15 शहरों से भी, छोटे छोटे शहरों से जो राशि आती है वो बढ़ने लगी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इक्विटी का जो म्यूचुअल फंड है उसका 25%, 1/4 छोटे शहरों से आ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं टोटल AUM की बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड के अगर आप देखें कि कितने इन्वेस्टर्स हैं, तो इस साल वर्ष 2015-16 में 3 महीने में 10 लाख म्यूचुअल फंड के फोलियो बढ़ गए हैं जी। 4 करोड़ 17 लाख से बढ़ के 4 करोड़ 27 लाख 3 महीने में हो गया है। उसी प्रकार अगर आप डीमैट अकाउंट देखिए, तो पिछले 3 महीने में 4 लाख डीमैट अकाउंट बढ़ गए हैं। तो इन सब से मुझे लग रहा है कि लोगों का विश्वास मार्केट में और इकोनॉमी में बढ़ा है और लोग पूंजी बाजार में पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। और अब इसके लिए बड़ा जरूरी है कि इस बाजार को डेप्थ मिले, तो और हमारे पास खरीदने के लिए शेयर हों। आपने बहुत सारे नियम आसान किए हैं, लेकिन IPO के प्रोसेस को और तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ विचार कर रहे हैं? IPO को सरल करने के लिए और सरल करने के साथ साथ सामान्य नागरिक, छोटा मोटा नागरिक जो इन्वेस्टर है, वो उसमें आसानी से पैसा लगा सके बिना किसी तकलीफ के, इसके लिए सेबी बोर्ड ने एक निर्णय लिया है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक IPO, और वो निर्णय अभी अगले महीने हम उसका नियम भी हम निकाल देने वाले हैं, नोटिफाई हो जाएगा वो। मुख्य बात उसमें ये होगी कि पहले एप्लीकेशन जो होता था फॉर IPO,
वो केवल सिलेक्टेड जगह से मिलता था। सिलेक्टेड लोग जो कि सिंडिकेट मेंबर होते थे ब्रोकर्स के, उनसे मिलते थे। अब वो इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाएंगे, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें जो आप एप्लीकेशन के लिए पैसा लगाते हैं, चेक काटते थे पहले, तो चेक में आपको कब उसका रिफंड मिलेगा उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं थी और लोगों को महीनों लग जाते थे। अब हमने सेबी बोर्ड ने 100% इसको कर दिया है, एस्बा बोलते हैं हम, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट से कोई पैसा डेबिट नहीं होगा। आपने अप्लाई कर दिया, अपने अकाउंट नंबर टिक कर दिया, जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तब उतना ही अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होगा जितना कि आपको अलॉट हुआ है। तो इंटरेस्ट का लॉस आपको नहीं होगा और रिफंड होने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये हमने एक काम किया है, अगले महीने हम इसको नोटिफाई करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमको ये लगता है सर कि इतना मौका है लोगों के लिए पैसा बनाने का बाजार में, लेकिन और पैसा है भी लोगों के पास, उनका ये विश्वास आपके कदमों से बढ़ा है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीज है कि वो लिटरेसी और एजुकेशन, उसको लेके आमतौर पर देखेंगे कि अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी बाजार से एक प्रकार का थोड़ा सा एक घबराहट रहती है कि इसमें हम एंटर कैसे करें। हम लोग लगातार चैनल पे बैठ के ये काम करते हैं एजुकेशन का, आप लोगों की मदद मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बहुत मास और बहुत पॉपुलर बनाने की जरूरत है और हम सब लोग कहीं ना कहीं उसको एक लिमिटेड लेवल पे ही इस बात को बढ़ा पा रहे हैं। इसको एम्पलीफाई कैसे किया जाए? आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्वेस्टर एजुकेशन का काम सबों को करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों का एक प्रोग्राम है, उसको हम बोलते हैं रिसोर्स पर्सन्स का प्रोग्राम। स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह हम ये काम करते हैं। पिछले 3 सालों में 25,000 कार्यक्रम हमने किए हैं, सेबी ने अकेले किया है 25,000, और म्यूचुअल फंड से हम करा रहे हैं। उनको हमने इसके लिए अलग से राशि भी दी है, हर अकाउंट में 2 बेसिस पॉइंट उनको हमने एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए परमिशन दिया है। स्टॉक एक्सचेंजेस कर रहे हैं। और मैं अपनी बात बताऊं, छोटे छोटे शहरों में हम खुद जा रहे हैं, हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं, रांची, चंडीगढ़, पटना, भुवनेश्वर, राजकोट, कोयम्बटूर, इन सब जगहों पे तो स्वयं मैं गया हूं और ऐसे दर्जनों जगहों पे मैं गया हूं और मैंने वहां इन्वेस्टर्स को एड्रेस किया है। मेरे पदाधिकारी जा रहे हैं और जैसा मैंने आपको कहा कि 25,000 कार्यक्रम हम लोगों ने 3 सालों में किया है। लेकिन ये अपने आप में शायद बड़ा नंबर लेगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सबों को मिलकर इस काम में हिस्सा लेना होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी यहां बढ़ानी होगी इस देश में। इसके लिए हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि सेकेंडरी स्कूल के करिकुलम में या कॉलेज के करिकुलम में फाइनेंशियल एजुकेशन का एक हिस्सा होना चाहिए। विश्व के सभी बड़े देशों में इसकी व्यवस्था है। यानी कि स्कूल कॉलेजेस में पूरे देश में एक खास तरह की पढ़ाई हाई स्कूल के लेवल पर इंट्रोड्यूस कराएं, ये आपका एफर्ट है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैं समझना चाहता हूं कि पहले जैसी शिकायतें तो नहीं रही आजकल निवेशकों की, पहले के तो कैरेक्टर अलग हुआ करते थे शिकायतों के, लेकिन अब जो भी ग्रीवांसेस होते हैं उनके रिड्रेसल के मैकेनिज्म को, क्योंकि सब जगह ऑनलाइन हो गया, तो एक तरफ तो इन्वेस्टर को ये संशय बना रहता है कि मैं किसी इंसान से डील नहीं कर रहा हूं, पता नहीं मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं, जवाब कब मिलेगा। तो ग्रीवांसेस रिड्रेसल के मैकेनिज्म को बहुत रियल बनाने के लिए क्या क्या आपने किया और क्या करने की जरूरत है? मैं इसमें 2-3 डायमेंशन आपको बताना चाहता हूं। एक तो डायमेंशन है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है तो ट्रेड करने के समय उसको क्या क्या सेफ्टी सेबी ने प्रोवाइड किया है। उदाहरण स्वरूप आज सेबी ने व्यवस्था की है कि कोई भी ब्रोकर किसी निवेशक के अकाउंट से कोई चीज डेबिट करता है, या कैश डेबिट करता है या शेयर डेबिट करता है, तो उसका एक ईमेल या एसएमएस सेम डे उसको मिल जाता है। ये हमने इंश्योर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले हमारे पास जो ग्रीवांस आते थे मुख्यतः ये आते थे कि मैंने तो कहा ही नहीं है, मैंने ऑथोराइज नहीं किया है, और देखिए किसी ने हमारे अकाउंट को कैसे डेबिट कर दिया। तो अब उसको एसएमएस आ रहा है ताकि वो अलर्ट हो जाए और तुरंत बता दे हमको, या जहां उसको कंप्लेन करना है वो कंप्लेन कर सके। दूसरी बात हमने ये की है कि किसी भी निवेशक के लिए अपने अकाउंट्स का कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, इसका अकाउंट रखना डेली बेसिस पर पॉसिबल नहीं है। हमने इसके लिए एक व्यवस्था की है कि हर एक क्वार्टर में अकाउंट को स्वीप किया जाएगा। स्वीप किया जाएगा का मतलब हुआ कि उसका पूरा बैलेंस जीरो कर दिया जाएगा, वो उसको पैसा वापस मिल जाएगा, शेयर वापस मिल जाएगा।
उसे दोबारा ये निर्णय लेना है कि हाँ, अभी तक तो ठीक है, मैं फिर अगले क्वार्टर में ये काम करूंगा। तो ये दो मुख्य बात वहां पे हुई। जहां तक इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल की बात है, हमने 16 जगहों पर इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल सेंटर खड़े कर दिए हैं। सेबी का आपको याद होगा, पहले 4 जगह ही ऑफिस हुआ करता था, केवल मेट्रोज में। आज सेबी के 14 जगह ऑफिस हमने खोल दिए हैं। प्रायः सभी बड़े राज्य में हमारे ऑफिस खुल गए हैं। 16 जगहों पे हमारे इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल सेंटर काम कर रहे हैं और वहां पर कोई तरह की कंप्लेंट की जा सकती है और उस कंप्लेंट के रिड्रेसल के लिए हमने एक बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म कर दिया है। उसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह की है कि यदि 10 लाख से कम का किसी का ग्रीवांस है तो उसको आप केस फाइल करने के लिए या कंप्लेन करने के लिए पैसा भी नहीं देना होगा। और यदि वो फर्स्ट स्टेज में जीत गया तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से उसको पैसा भी मिल जाएगा। केस चलता रहेगा, लेकिन फर्स्ट लेवल में अगर वो जीत गया, उसके पक्ष में फैसला हुआ, तो उसको राशि मिल जाएगी। दूसरी बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने आपने कंप्यूटराइज की बात की, हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शुरू किया है और आपको ये खुशी होगी कि कंप्यूटराइज्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में हमारे यहाँ आज के दिन में टोटल कंप्लेंट्स जो हैं वो 6000 से कम हो गए। हमने ये 2011 में स्टार्ट किया था। उस समय हमारे पास 25-30 हजार 40 हजार तक कंप्लेन हुआ करते थे। अब वो घट के लेस देन 6000 हो गए हैं। हमने अभी हाल में उसका एक सर्वे करवाया, NIC से हमने एक सर्वे करवाया और सर्वे में ये सामने बात आई कि पहले उसका निदान करने में 155 दिन लगता था एवरेज, आज वो घट के 38 डेज हो गया। जो पहले 155 डेज लगता था वो 38 डेज हो गया। तो 38 डेज में एवरेज ग्रीवांस रिड्रेसल हो जाता है। इसके अलावे हमने एक टोल फ्री नंबर स्टार्ट किया है और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वो 1800-227575 पर कभी भी फोन कर सकते हैं और ये कई भाषाओं में ये टोल लाइन काम कर रहा है। वहां उनके नंबर ग्रीवांस लिए जाएंगे। पिछले 6 महीने में इस टोल फ्री लाइन में हमें 1.5 लाख से अधिक फोन कॉल आए हैं। तो इन सब माध्यमों से टोल फ्री, कंप्यूटराइज सिस्टम और ट्रेडिंग के टाइम में जो हमने सेफ्टी दिया है, उन सब के माध्यम से लोगों का ग्रीवांस अब कम हो रहा है। एक तो आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि पीएफ जैसे कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन का पैसा लगाना अपने आप में एक बड़ी मान्यता है कि इस बाजार में पैसा लगा सकते हैं और एक नया माहौल बना भी है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस मार्केट को रियली डीप बनाने के लिए जो एक बड़ा क्रांतिकारी काम हो सकता है वो ये कि जो सरकारी कंपनियों के शेयर हैं उसको रिटेल के लेवल पे, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट की चर्चाएं होते रहती हैं, वहां पर बड़ा डिस्काउंट दिया जाए। छोटा डिस्काउंट 2 लाख नहीं बल्कि ज्यादा डिस्काउंट और 1 लाख। पिछली जो सफलता हुई है 4 टाइम सब्सक्राइब हो गया एक PSU का, उससे ये साफ है कि ये एपेटाइट कैसा है। और अगर पब्लिक का पैसा, PSU का पैसा पब्लिक का है और वो अगर पब्लिक के पास जा रहा है तो इसमें ये भी नहीं है कि कुछ पैसा इधर उधर हो रहा है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है ये? नहीं, मैं आपसे सहमत हूं और विश्व में और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यूनाइटेड किंगडम का, इंग्लैंड का है, जहां ये काम हुआ था कि उन लोगों ने जो पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया तो केवल रिटेल के बीच में किया कुछ समय तक के लिए और काफी सक्सेसफुल हुआ था। ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। बिल्कुल। पिछले दिनों आपकी तरफ से बहुत सारे एक्शन हुए जिसमें खबर हेडलाइन ये रही है कि बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं रॉन्ग डूअर्स के खिलाफ। आपने एक तो रॉन्ग डूइंग है और एक है कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड को आपने कहा कि जो आपकी फीस है उसको आप ठीक करिए, या आपने कंपनियों पर कार्रवाई की, या जो लॉन्ड्री चलती है उस पर कार्रवाई की। तो इस तरह की भी चूंकि हेडलाइंस बहुत बनी है तो लोगों को लगता है कि इसका मतलब बाजार में बहुत गड़बड़ है तभी इतना कुछ हो रहा है। ऐसे मेजर एक्शन एक्चुअली मुझे लगता है और बढ़ने चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि सेबी ने जो कार्रवाई की है वो सेबी ने कार्रवाई ये की है कि कैसे हम सतर्कता बरतें और उस सतर्कता से जो पोटेंशियल रॉन्ग डूअर हैं, जो गड़बड़ी करने की जिनकी मंशा है, वो भयभीत हो जाएं कि अगर हम कुछ करेंगे तो सेबी हमको छोड़ेगा नहीं, हम पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये सेबी ने कैसे किया, इसके लिए सेबी ने एक बहुत ही जबरदस्त, महत्वपूर्ण, पावरफुल सर्वेलेंस मैकेनिज्म रखा है और उस सर्वेलेंस मैकेनिज्म से हमको कम से कम 100 अलर्ट पर डे आते हैं जिनको कि हम फॉलो अप करते हैं। आप जो अभी इशारा कर रहे थे कि हमने कुछ कंपनियों पे कड़ी कार्रवाई की है, वो भी हमने सर्वेलेंस के थ्रू इस बात को पकड़ा
कि पता चला कि उन कंपनियों के छोटी छोटी कंपनियां थी, उनके शेयर के दाम काफी बढ़ रहे थे, जबकि उस प्रकार से उनके बिजनेस नहीं बढ़ रहे थे। हमने उनसे जब तुलना की उनके बैलेंस शीट से या अदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तब हम लोगों ने उसमें डीप जाके उनके बैंक अकाउंट्स और बाकी चीजों को देखा। तब ये तथ्य सामने आया कि ये एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को अवॉइड करने के लिए किया गया था। आप इस बात को समझेंगे कि इस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए समय लगता है, क्योंकि इसको प्रूव करना है। ये बात ऐसी नहीं है कि एक दिन में हो जाए, लेकिन वैसा करके सेबी ने करीब करीब 900 से अधिक कंपनियों पर काम लिया है और उन पर एक्शन लिया है। और जो हमारे पास आंकड़े हैं, करीब करीब 6000 करोड़ के टैक्स इवेजन का वो काम कर रहे थे। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सभी लोग कर रहे हैं। हम ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कोई छोटी सी छोटी कंपनी भी कोई गलत कार्रवाई कर रही है तो हमारे पास इतनी सामर्थ्य है और इतनी सतर्कता है कि हम उनको पकड़ सकें। तो ये एक आश्वस्त करने की बात है कि गड़बड़ी अगर कोई करना चाहता है तो हम उसको पकड़ सकेंगे, जानकारी हमारे पास आ जाएगी। मैं इसको इस तरह से प्रस्तुत करना चाहता हूं। जो स्टेक होल्डर हैं या जो कमेंटेटर हैं, वो सेबी के बारे में एक बहुत कंट्राडिक्टरी रिव्यू करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि ये छोटी कंपनियों को पकड़ रहे हैं, बड़ों को नहीं पकड़ रहे, और बड़े वाले ज्यादा लाउड होकर के शिकायत करते हैं कि साहब हमको टारगेट किया जा रहा है। कौन सा ज्यादा सत्य है? ये कहना कि कोई छोटे को पकड़ रहे हैं, बड़े को पकड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग जानकारी के अभाव में ये बात करना चाहते हैं या कह रहे होंगे। हमारी ये कोशिश रही है कि जितने भी हमारे पास सामने मामले आते हैं उन सब में शीघ्र और कड़ी कार्रवाई हो। मैं आपको एक दो नंबर देना चाहता हूं। हम लोगों का एक प्रोसीजर है, सेबी एक्ट में प्रावधान है कि हम पेनाल्टी इंपोज करते हैं। तो पेनाल्टी में पिछले साल 2013-14 में करीब करीब 600 कंपनियों पर पेनाल्टी हुई थी। 2014-15 में 1200 से अधिक कंपनियों पर पेनाल्टी हुई है, लगभग डबल। छोटे बड़े सभी शामिल हैं इसमें। उसी प्रकार से एक कार्रवाई हम करते हैं 11B का ऑर्डर। 11B के ऑर्डर हमने 13-14 में 200 कंपनियों के अगेंस्ट किया था। 14-15 में हमने 600 से अधिक कंपनियों पर ऑर्डर पास किया। आप ये जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात करते हैं, जो अनऑथराइज्ड फंड कलेक्शन, आपने देखा होगा कि इसमें हमारे यहाँ पिछले 2 साल में 224 कंपनियों पे कार्रवाई हुई है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। तो ये एक गुमराह करने की बात है या अपने ऊपर से लांछन हटाने की बात है कि बड़े कंपनियों को छोड़ दिया जा रहा है, छोटों को पकड़ा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारी नजर में कोई भी अगर व्यवधान हो रहा है, कहीं भी कोई गलती हो रही है, तो हम उसको पकड़ते हैं और कार्रवाई करते हैं। इनफैक्ट आपने ये जो जिक्र किया, इसमें तो हम ये समझते हैं कि पॉन्जी स्कीम जो है, जो सेबी के रेगुलेशन के बाहर की चीज थी, उसमें भी आपने प्रोएक्टिवली अलर्ट किया है और काम किया है। और दरअसल दूसरे एंटिटीज को, खास करके स्टेट गवर्नमेंट को काम करने की ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट आपको उस पर एम्फेसिस आप देते रहे, तो अगर उस पर आप कुछ कहना चाहें तो। मैं 2 बातें करना चाहता हूं कि सेबी एक्ट में कमियां थी, सेबी को इसके लिए शक्ति नहीं थी। ये बात सरकार ने 2013 में स्वीकार की और सरकार ने 2013 में 3 बार ऑर्डिनेंस किया, जो अपने आप में एक बहुत ही नॉर्मल बात नहीं है कि सरकार को लगातार ऑर्डिनेंस करना पड़ा। लेकिन सरकार ने महसूस किया कि सेबी एक्ट के जो प्रावधान है वो कमजोर हैं और उसमें लोगों को बाहर निकलने का बहुत मौका है। सेबी को हमें सशक्त करना होगा। तो सेबी को सशक्त करने के लिए 3 बार ऑर्डिनेंस किया गया। 2014 में एक्ट पास किया गया और हमारे नए एक्ट बनाए गए। उसमें मुख्य बात यह आई कि 100 करोड़ से अधिक अगर किसी ने जमा कर लिया है और किसी भी रेगुलेटर के पास वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कानूनी तौर पे हम ये मान सकते हैं कि वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है और कानूनी तौर पे हम मान सकते हैं कि सेबी को उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने का अधिकार है। ये एक बात है। लेकिन बात ये उठती है कि 100 करोड़ से नीचे का क्या होगा। तो 100 करोड़ से नीचे में वो CIS है या नहीं, इसको प्रूव करना पड़ता है। जबकि अब कानून ये हो गया कि 100 करोड़ से ऊपर कानूनी तौर पे माना जा सकता है, लीगली ये डीम्ड है कि CIS है। इसके लिए मैं हमेशा ये बात लोगों को कहता हूं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी भूमिका होनी चाहिए और है। 20 से अधिक स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कानून बनाए हैं और जहां मैं देख रहा हूं, आप अगर देश के विभिन्न राज्यों की तुलना स्वयं कर लें,
जहां भी स्टेट गवर्नमेंट सजग है वहां ये धंधा रुक गया है, वहां बिल्कुल रुक गया है, और जहां वो सजग नहीं है वहां वो काम अभी भी चल रहा है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया है, मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाई है। चीफ सेक्रेटरी के अंडर में स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है कि उस पर कार्रवाई कर सके। स्टेट एक्ट जो बने हैं वो काफी पावरफुल बने हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार है कि वो संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को अधिकार है कि वो जब्त कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो गांव-गांव में डिस्ट्रिक्ट में जो कार्रवाई हो रही है, सेबी के पास आप एक बात जान लें, सेबी के पास 750 एम्प्लॉई हैं। पूरे देश में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं करीब करीब उतने हमारे पास एम्प्लॉय हैं। तो हर देश के हर जिले में जाके हम काम कर भी नहीं सकते। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को अपनी भूमिका निभानी होगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से भी रिजर्व बैंक को कोऑर्डिनेशन भी करना होगा। ये दोनों काम अगर हो तब ये चीज रुक जाएगी। एक चीज अभी चर्चा में वापस है, जिस पर कभी खोलो कभी बंद करो का डिस्कशन चला है इस देश में, वो है ये पी नोट वाला। और अब चूंकि फिर से रिपोर्ट आ गई है जिसमें अनुशंसा है कि इसको बंद किया जाना चाहिए, तो एक आर्गुमेंट तो ये है कि साहब देखिए बाजार गिर जाएगा। हमारे लिए चिंता ये होनी चाहिए कि बाजार क्लीन है कि नहीं, जो आप हमेशा करने की कोशिश करते हैं। उस संदर्भ में आपको लगता है कि ये बंद होना चाहिए? देखिए, मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा कि जो एसआईटी ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने ये कभी भी रिकमेंड नहीं किया है कि इसको बंद कर दिया जाए। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि एसआईटी ने रिकमेंड किया है कि पी नोट्स को बंद कर दिया जाए। एसआईटी ने ये रिकमेंड किया है कि पी नोट का जो कौन इन्वेस्टर है, अल्टीमेट इन्वेस्टर, उसकी जानकारी रहनी चाहिए सेबी के पास। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2011 के बाद हम लोगों ने काफी चेंज किया है और हमारे पास उसकी जानकारी है। यदि और उसको सुदृढ़ करना होगा तो हम करने को तैयार हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने भी ये आश्वासन दिया और ये क्लैरिफाई किया है रिपोर्ट आने के बाद कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूं कि अगर इस पे और कुछ करना है तो सोच समझ के करना होगा। लेकिन बंद करने की बात तो न समिति कर रही, न एसआईटी कर रही है, न सरकार कर रही है, न सेबी कर रही है। मेरे ख्याल से ये एक बिजनेस नीड है, आवश्यक है, और इसको बंद करने की हमें सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये इंटरप्रिटेशन करना उचित होगा कि अगर जल्दबाजी में फैसला नहीं होगा, कोई एक फैसला ऐसा हो सकता है जिसमें इस बात की संभावना को खत्म किया जा सके कि बेनिफिशियरी ओनर को हम पहचान पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैकेनिज्म तेज हो जाए, मजबूत हो जाए और ये फेज में किया जाए? नहीं, मैं ये आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि बेनिफिशियरी ओनर कौन है उसकी जानकारी सेबी ने 2011 में अपने सर्कुलर के द्वारा एस्टेब्लिश कर दी है। प्रत्येक महीने सेबी को ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि बेनिफिशियल ओनर कौन है। सेबी ने यहां तक किया है कि जितने भी एफआईआई हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, सभी एलिजिबल नहीं हैं। उसमें केवल सिलेक्टेड लोग एलिजिबल हैं जो कि इशू कर सकते हैं। बाई करने में भी सिलेक्टेड लोग एलिजिबल हैं जो कि बाई कर सकते हैं। वो किस देश के हैं वहां भी ये दिया हुआ है कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो देश विश्व में जो एक फोरम है उसके मेंबर हैं, वहीं के जो निवासी हैं उनको मिल सकता है। इस प्रकार की बहुत सी उसमें बातें ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। यदि कुछ कमी है उसमें तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये विचार सोच समझ के किया जाएगा, जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा। अब आगे चलते हुए अगर मैं आपसे आखिरी सवाल के तौर पर यह पूछूं कि अभी तक जितना काम आपने किया है उसको देखते हुए आगे आपका फोकस किस चीज पर है? आने वाले दिनों में आप एक बड़ी चीज और क्या जरूर कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो क्या कर रहे होंगे? हमारा एक फोकस था, उस पर सेबी बोर्ड ने पिछली बार निर्णय भी लिया है। हमने ये देखा कि जो हमारे यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि नई नई कंपनियां बना रहे हैं, नई नई सोच से बना रहे हैं, जिनमें काफी पोटेंशियल है, उनको विदेशों के स्टॉक एक्सचेंज अपने यहां लुभाना चाह रहे थे। तो सेबी बोर्ड ने एक निर्णय लिया है कि ये स्टार्टअप्स जो हैं, टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स के लिए इंडिया में लिस्टिंग करने का नॉर्म्स हम कैसे सफल करें, कैसे उसको और आगे बढ़ें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, शेयर होल्डर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन पे सेबी का बहुत फोकस रहा है पिछले 3-4 सालों से, और ये फोकस बना रहेगा। हो सकता है इस दिशा में हम और भी कार्रवाई करें कि शेयर होल्डर का प्रोटेक्शन को कैसे बढ़ाएं। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि वर्ष 2012 में वर्ल्ड बैंक ने जो रैंकिंग की थी शेयर होल्डर प्रोटेक्शन में, शेयर होल्डर प्रोटेक्शन में इंडिया की रैंकिंग 49 थी 2012 में। 2013 में वो ऊपर चढ़ के 34 हो गई और 2014 में वो बढ़ के 7 हो गई। तो ऊपर से
शेयर होल्डर प्रोटेक्शन के जो रैंकिंग है उसमें ऊपर से आप देखें तो हम 7वें नंबर पर हैं और विश्व के बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जिनसे हम आगे हैं। तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन यहां पर किया जा रहा है और ये हम नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने इस बात को स्वीकार किया है। हम इस दिशा में आगे और भी कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है सर, बल्कि इससे फिर ये मेरा पूछने का मन हो रहा है कि जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और शेयर होल्डर प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें एक बड़ी कड़ी है कि आप किस तरीके से प्रमोटर्स को रियली कंट्रोल में और निगरानी में रखें। उसमें कमेंट्री यही है कि थोड़ा असली, थोड़ा नकली, थोड़ा शैम, और इसमें और काम करने की जरूरत है। आपकी बात से मैं ये रीड कर रहा हूं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के मामले में आप कुछ और सख्ती लाने वाले हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपनीज एक्ट में जो प्रावधान है, सेबी ने उससे कई गुना ज्यादा प्रोविजन ऑलरेडी कर दिया है लिस्टेड कंपनी के लिए। जहां तक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात है, कंपनी एक्ट में है कि वो 10 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकते हैं। सेबी ने कहा है कि नहीं, आप केवल 7 कंपनियों में रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का परसेंटेज क्या होना चाहिए, कंपनी एक्ट से जो है जितना दिया हुआ है उससे ज्यादा सुदृढ़ हमने किया है, अधिक और कड़ाई की है उसमें। उनके रोल को हमने डिफाइन किया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे जो कंपनियों के ऑडिट कमेटी रहेंगे उसके चेयरमैन रहेंगे, जो रिम्यूनरेशन कमेटी रहेंगे उनके चेयरमैन रहेंगे, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डील करेंगे। तो काफी हमने इस दिशा में कार्रवाई की है, आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन कब करेंगे, क्या करेंगे, ये जरा सोच समझ के निर्णय लिया जाएगा। अभी जो हमने किया है उसकी मान्यता विश्व भर में हुई है, मैं ये बताना चाह रहा था। बिल्कुल। शेयर होल्डर एक्टिविज्म की एक नई शुरुआत हम भारत में देख रहे हैं, ये आपको कैसी लगती है और इसको और कैसे मजबूत किया जाए जहां माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ज्यादा मजबूती से अपनी बात कहें और कंपनियों को दबाव में रखें? देखिए, एक्टिविज्म की जो बात आप कर रहे हैं, शायद आप इशारा कर रहे हैं कि 2-4 जो कंपनियां यहां फॉर्म हुई हैं, प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म्स, ये विश्व भर में इस प्रकार के डेवलपमेंट हैं और ये एक नेचुरल चीज है कि जब लोगों का ध्यान जाएगा कंपनियों के गवर्नेंस पे तो स्पेशलिस्ट फर्म का क्रिएशन होगा। सेबी ने इन फर्म के आने के पहले एक बहुत बड़ा काम किया था। 2009 के आसपास सेबी ने ये प्रोवाइड किया था कि हर एक म्यूचुअल फंड को अपनी वोटिंग पॉलिसी एक रखनी होगी और वोटिंग पॉलिसी उनके बोर्ड से अप्रूव होगी और किसी भी कंपनी के बोर्ड में एजीएम में उन्होंने क्या वोटिंग किया है उसका उनको डिस्प्ले करना होगा अपने वेबसाइट पे। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को सेबी ने मोटिवेट किया और एक डायरेक्शन दिया कि आपको एक रोल प्ले करना है। ये काम पहले हुआ और ये एक्टिविज्म जो आप कह रहे हैं ये बाद में आया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों ने ये शंका सेबी के सामने रखी कि इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म है इनका खुद का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हो सकता है कि वो उन्होंने कुछ शेयर खरीदा हो इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हों। तो आपने देखा होगा कि हमने जो रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन बनाया है उसमें हमने उस बात पर भी जोर दिया है कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म भी हो, उनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो उनको बिल्कुल डिस्क्लोज करना होगा, तो लोगों को ये बात बताना होगा। और जहां तक आपने ये बात हमसे पहले की कि हम इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, एक और बात हम कर रहे हैं कि हमने बहुत से रेडियो स्पॉट और बहुत से टेलीविजन स्पॉट हमने बनाए हैं और उनको अपने खर्चे से, सेबी के खर्चे से हमने उसको प्रचारित किया है। और मैं चाहूंगा कि हमारा एक स्पॉट आप भी दिखाइए, मैं अभी आपको वो दे रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप उसको दिखाइए। वो 14-15 भाषाओं में है, आपको मैं हिंदी का दिखाऊंगा आप, और मैं चाहूंगा कि आप अपने दर्शकों को दिखाइए। वो एक बहुत बढ़िया प्लान है। अभी 10,000 इन्वेस्ट करो, 6 महीने के बाद 20,000। अच्छा, जितना डालो उतना डबल। हाँ, मिस्टर कुमार है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। अरे वो अपने कुमार सर है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। आज क्या नहीं है उनके पास? गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर सब है। अपने कुमार भाई है ना, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इसमें। बंगला है, गाड़ी है, जितना डाला उसका सीधा डबल। अरे वो अपना कुमार का है ना, लाइफ एकदम सेट है उनका। अपना कुमार साहब है ना, नौकर चाकर सब कुछ है। कुमार साहब नहीं है अपने, आज की डेट में उनके पास क्या नहीं है। अरे मुझे कुमार कौन है? तो कुमार वो कुमार साहब, ये कुमार। कहीं सुनी पर यकीन न करें। पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद जांचिए, परखिए, फिर इन्वेस्ट कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। इनफैक्ट आपको याद होगा कि आपने हमारा पहला कदम जो फाइनेंशियल लिटरेसी का कैंपेन हमने लॉन्च किया था वो आप ही के हाथों और वित्त मंत्री जी के हाथों हुआ था। अब हम उस पर एक पूरे साल का
यही क्लासरूम फॉर्मेट का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, तो अगर इस पर आप हमको कुछ गाइडेंस देना चाहें तो जरूर बताएं। ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत ही संतोष की बात है कि आपका चैनल इसमें आगे बढ़ रहा है। और मैं ये मानता हूं कि अकेले सेबी का या सरकार का ये काम नहीं है। जो लोग भी पब्लिक से डील करते हैं, जो पब्लिक को एजुकेट करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहते हैं, उनको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आपने ये कदम लिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। सर, आपकी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।